हेलो एवरीवन, मेरा नाम सामिया अब्बास है और मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपनी नीट स्टोरी शेयर की थी जिस पे आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। थैंक यू सो मच फॉर हार्ट टचिंग कमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, तो उन क्वेश्चंस के आंसर के बेसिस पे मैं एक वीडियो बना रही हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा, मैं अपनी इसमें स्ट्रैटेजी पूरी शेयर करने वाली हूँ। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो मैंने 2 ड्रॉप लिए थे। 12th के साथ हमने नीट नहीं दिया था क्योंकि इतनी प्रिपरेशन नहीं थी। यूपी बोर्ड से थे तो बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो हमने 12th के साथ नहीं दिया था। फिर लेकिन एक बार हमने ड्रॉप लिया, तो उस साल जब हमने पहली बार ड्रॉप लिया तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 565 मार्क्स थे। मतलब सिर्फ कुछ मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुका था 2021 में। उसके बाद जब हमने सेकेंड ड्रॉप लिया 2022 में, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरे मार्क्स थे 641। ऑल इंडिया रैंक 6382 रैंक थी। तो मेनली हमने ऑफलाइन कोचिंग ही करी थी। बहुत से लोगों का सवाल आया था कि आपने ऑनलाइन कोचिंग करी थी, ऑफलाइन करी थी। तो मेनली हमने फर्स्ट जॉब में तो ऑफलाइन कोचिंग करी थी, अपनी लखनऊ की लोकल कोचिंग में, एसकेडी में हम पढ़ते थे। तो फर्स्ट जॉब में तो पूरी वहीं से तैयारी करी हमने। और उसके बाद सेकेंड जॉब में मेनली हमने सेल्फ स्टडी करी थी। तो अगर हम पहले बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कि अगर आप यूपी बोर्ड से थी और आपके पास 9-10 में मैथ्स नहीं थी, तो आपने मैथ्स के साथ फिज़िक्स में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करे, कैसे न्यूमेरिकल बनते थे। तो हम आपको बताएं तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। एक क्वेश्चन पे घंटों लग जाती थी सिर्फ कैलकुलेशन में। कॉन्सेप्ट आ जाता था लेकिन कैलकुलेशन नहीं होती थी। तो हमने पहले क्या किया, अपने फर्स्ट जॉब में ही सिर्फ 2 महीने में सिर्फ मैथ्स पढ़ी थी। मतलब बायो केमिस्ट्री तो पढ़ते थे, फिजिक्स में हमने सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे थे। मतलब 1 महीना तो लगातार बिल्कुल मैथ्स ही पढ़ी थी, अलग से जाके कहीं से भी जाके मैथ्स पढ़ी। जैसे अपने कोचिंग के सर से अलग से मैथ्स पढ़ लेते थे, या फिर उससे पहले हम स्कूल में अपने मैथ्स वाले सर से मैथ्स पढ़ लेते थे। मतलब ये है कि पहले जाके ना बेस क्लियर कर लें। मतलब आप सोचेंगे मैथ्स ना धीरे धीरे आती रहेगी फिजिक्स के साथ, तो ऐसा नहीं होता है। तो पहले से थोड़ा डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कुछ चीज़ें बेसिक मैथ सीख लें, उसके बाद फिजिक्स की स्टार्टिंग करें। तो हमने इसी तरह से फिजिक्स पढ़ते थे। अगर हम बताएं तो हमने मेनली कोचिंग के मॉड्यूल ही सॉल्व करे हैं। जो मेरी लोकल कोचिंग थी एसकेडी की, वहीं से हमने वहाँ के मॉड्यूल्स थे जो कि पीवाईक्यू बेस्ड ही थे, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होते थे, पीवाईक्यू बेस्ड होते थे। तो वही मॉड्यूल पहले सॉल्व करते थे। उसके बाद हमने कुछ और भी बुक्स लगाई हैं, एनसीईआरटी के भी कुछ हमने क्वेश्चन देखे थे, लेकिन पूरी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करी थी। बट हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, कभी भी हार नहीं माने, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं फिर भी कोशिश करते रहें, हार नहीं मानी है, कभी गिव अप नहीं करना है। करते रहे, एक बार नहीं होगा, 5 बार नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा, 11वीं बार तो होगा ना। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से डरे नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि आप कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी, हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन करती थी। तो अगर हम बताएं तो मेरा कोई भी चीज़ अमाउंट में नहीं होती है। जैसे कि न्यूमेरिकल्स में हम बिल्कुल ये नहीं करते थे कि कितने क्वेश्चन करना है और कितने नहीं करना है। एक्चुअली जब तक कि हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, हम तब तक क्वेश्चन करते रहते थे। जैसे कि सबसे पहले मॉड्यूल सॉल्व करते थे, जैसे लेक्चर लिया, चाहे ऑफलाइन ही मेनली लेते थे, लेकिन हाँ, हम अलग सर से ज़रूर पढ़ते थे। अगर आपको फिजिक्स में बताएं, हमने ऑनलाइन नहीं पढ़ते थे, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ हम कोचिंग के लेक्चर्स तो करते थे अटेंड, उसके बाद आगे हम अलग सर से ज़रूर पढ़ते थे। क्योंकि अलग सर से बिना पढ़े मेरा चलता नहीं है। एक्चुअली फिजिक्स उनसे बहुत अच्छी लगती है, तो मेरा मन करता था पढ़ने का, तो हम उनसे भी पढ़ते थे। उसके बाद ये सब हो गया, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स लगाते थे। लेकिन याद रहे, पहले थ्योरी अच्छे से कर लेना है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स लगानी है। और एक बात और, कोई भी अमाउंट नहीं गिनना है कि कितने न्यूमेरिकल लगाना है, जब तक सेटिस्फैक्शन ना मिले तब तक लगाना है। जैसे कि पहले मॉड्यूल करते थे, पहले अपनी कोचिंग की, उसके बाद आके एररलेस करते थे, उसके बाद डीसी पांडे करते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने सारे क्वेश्चंस लगाए और सारे चैप्टर्स में ऐसा किया है। जैसे कि अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स की, तो हमने उसमें बहुत क्वेश्चन लगाए, क्योंकि उसमें सेटिस्फैक्शन आता ही नहीं था। क्योंकि एक क्वेश्चन लगाया, 5 उसी की तरह आए, हो गए। उसके बाद एक और क्वेश्चन लगाया, नया कॉन्सेप्ट हुआ, फिर और क्वेश्चन लगाए, फिर नया कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके और क्वेश्चन लगाए। जब तक ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था कि हाँ मेरे सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगे हैं, तब तक लगाते रहते थे। अगर एक बुक के चैप्टर से वो क्वेश्चन खत्म हो जाते थे, दूसरी बुक कर लेते थे। जैसे मेरे पास दो ही थी मेनली, एररलेस और डीसी पांडे। तो डीसी पांडे के हमने बहुत कुछ ही चैप्टर से क्वेश्चन लगाए हैं, जिसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, उसी में लगाते थे कि हाँ, कि इतना सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि नीट में क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, मेरा सही होगा, वो सेटिस्फैक्शन चाहिए। उसके बाद कुछ चैप्टर्स होते थे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, इजी चैप्टर है, तो उससे मेरे से मॉड्यूल से ही थोड़ा काम चल जाता था, या थोड़ी एररलेस लगा ली, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब अपने सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन करना है, गिनती नहीं गिनना है। और उसके बाद फिजिक्स में अगर हम बात करें, तो हमने एक फार्मूला बुक बनाई थी जिसमें मेरे क्लास 11 क्लास 12 के सारे फार्मूले थे, जिसको हम बार बार रिवाइज करते थे। याद रखिएगा, फार्मूला बुक बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार रिवीजन चाहिए। और रिवीजन के लिए आपके पास कंसाइज पेज में या कंसाइज छोटी सी कॉपी में आपके सारे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए, तभी रिवीजन हो पाएगा। वरना इतनी सारी बुक और इतनी सारी कॉपी बार बार हम नहीं पलटते रहेंगे अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि बार बार जीटी लगाएंगे, तो सबसे पहले बार बार उस फार्मूला बुक को रिवाइज करना है, सारे फॉर्मूले लिखना है, चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले लिख लेना है। इसके अलावा हमने फिजिक्स में एक अलग से मिस्टेक बुक भी बनाई हुई थी, जिसमें हम सिर्फ अपनी मिस्टेक्स लिखते थे। मेरी 2 तरह की इस मिस्टेक बुक्स थी। जैसे कि एक वो क्वेश्चंस होते थे जो हम बार बार गलती करते थे, जिसमें तुम उसको अलग से पूरा क्वेश्चन और उसके साथ
सॉल्यूशन वो अलग से कॉपी में लिख लेते थे। उसके साथ एक और अलग से हमने उसी आधे में डिवाइड कर रखा था कि जो अलग से कॉन्सेप्ट लगता था, जैसे हमें लगता था ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको सारे से कॉन्सेप्ट मैच नहीं कर रहे सारे न्यूमेरिकल से, उसको भी लिख लेते थे। तो इस तरह से मेरी फिजिक्स स्ट्रैटेजी रही है ये। अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली हम लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद आके थोड़ी एनसीईआरटी भी पढ़ते थे। जैसे जो नोट्स होते थे कोचिंग के उसको अच्छे से पढ़ लेते थे, उसके बाद के एनसीईआरटी थोड़ा सा रीड कर लेते थे। कभी कभी आ जाता है एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन, तो फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते थे। उसके बाद ये है कि कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करते थे, और एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स होते थे मेनली कुछ क्वेश्चन भी, बट जो मेनली एग्जाम्पल्स होते हैं एनसीईआरटी की बुक में उसको ज़रूर रखते थे, क्योंकि उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और इसके साथ अगर हम देखें तो जो सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना, उसको ज़रूर अच्छे से करना है। अगर उस पर पकड़ हो गई ना तो पूरी केमिस्ट्री ईजी हो जाती है, सच बता रहे। उसको बहुत अच्छे से कैच करना है, वो बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर वो हो जाएगा तो सारी केमिस्ट्री ईजी हो जाएगी। बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है। जैसे जो सर पढ़ाते थे उसके बाद आने के बाद सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते थे, कोचिंग के नोट्स देखते थे, उसके बाद एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़नी है बाय हार्ट, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो ज़रूर पढ़नी है, और उसके क्वेश्चंस भी देखना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसके साथ साथ पीरियोडिक टेबल बिल्कुल रट लेना है। मेरे छोटा सा मेरा रूम था, उसके सामने हमने वॉल पे बहुत बड़ा सा पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट लगाया हुआ था, उसमें हर चीज़ लिखते रहते थे। जैसे कुछ एक्सेप्शंस होते थे उसी पीरियोडिक टेबल में लिख लेते थे, जहाँ पे हम सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते थे कि हाँ ये कुछ एक्सेप्शंस है या फिर कुछ उसके स्पेशल फीचर्स हैं, हर एलिमेंट के उसके साथ साथ लिख लेते थे उसी वॉल पे, उसी पीरियोडिक टेबल के चार्ट पे। तो अगर ये कर पाए तो अच्छा है, एक जगह पे चीज़ें रहती हैं, एक जगह पे एक्सेप्शंस रहते हैं। बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बहुत अच्छी लगती थी, मेरा फेवरेट थी। तो हमने उसमें मेनली एनसीईआरटी पढ़ी है, कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ी है, बहुत अच्छे से पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है। उसका कई बार रिवीजन कराएगा, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आते रहेंगे। और इसके अलावा हमने कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा फिंगर टिप्स भी सॉल्व करी है, क्योंकि हमें अच्छी लगती थी, हमें ऐसा लगता था उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, बार बार प्रैक्टिस मांगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें से भी फिंगर टिप से भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको एक अलग कॉपी बनानी है जिसमें सारी रिएक्शंस लिखनी है। सारी का मतलब ये नहीं होता है कि सारी की सारी लिखनी है, कि जो मेन है या फिर वो जो आपको अलग लग रही है, जो मेन रिएक्शंस है, जैसे हर का अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं, उसका एक मेन होता है जो सबसे रिलेट करती है। इस तरह की एक रिएक्शन लिखनी है जो मेन है, और जो नेम्ड रिएक्शन है वो ज़रूर लिखनी है। उसको बार बार रिवाइज करना है, उससे ये कि आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसी के बेसिस पे होते हैं, तो क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। बात करें बायो की, तो बायो में सिर्फ एनसीईआरटी स्टिक रहना है, सच बता रहे हैं, बायो में इधर उधर कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, और उसको बहुत बार पढ़ना है। एनसीईआरटी का एक वर्ड पढ़ना है, यहाँ तक कि जो चैप्टर से पहले इंट्रोडक्शन होता है वो भी पढ़ना है, चैप्टर के बाद जो समरी होती है वो भी पढ़ना है। बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन हम बताएं इंट्रोडक्शन और समरी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं, और फिर वो कहते हैं एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, जबकि उसमें कुछ पॉइंट ऐसे लिखे होते हैं जो चैप्टर में नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो साइंटिस्ट होते हैं एक बार वो भी पढ़ लेना है, हम तो वो भी पढ़ लेते थे, एनसीईआरटी का एक वर्ड पढ़ लेते थे, एक डायग्राम की एक लेबलिंग, साइंटिस्ट के बारे में समरी, और उसके जो अगर ओवरव्यू होता है, सब कुछ पढ़ लेना है एनसीईआरटी से। और इसके बाहर नहीं पढ़ना है, सच बता रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। और अगर देखें तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पीवाईक्यू, जैसे कुछ पीवाईक्यू होते हैं जो एनसीईआरटी से नहीं है, तो थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बहुत अलग जाना है, थोड़ा पीवाईक्यू कर लेंगे तो थोड़ा सा अलग मिल जाता है उसमें। बट ये है कि पीवाईक्यू करना है और एनसीईआरटी ही पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। कोई कोचिंग के मॉड्यूल्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, हाँ ये है कि उसको समझने के लिए कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ सकते हैं, लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी रटना एनसीईआरटी ही है, और रटना है सच में रटना है, लेकिन समझ के साथ रटनी है उसको। और इसके अलावा हमने क्वेश्चन तो सिर्फ कोचिंग के मॉड्यूल ही सॉल्व करे थे बायो में, और इसके अलावा हमने फिंगर टिप्स भी करी थी, क्योंकि बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप क्या टाइम टेबल था आपको, और आप क्या टाइम टेबल फॉलो करती थी। तो हम आपको बताए थे कि हमने कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाया। हम बहुत वैसे बच्चे नहीं है कि बहुत डिसिप्लिन बच्चे हैं, बहुत डिसिप्लिन से टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा जब जो मन करता है हम वो तब पढ़ते हैं, और जब मन करता है तब पढ़ते हैं। मेरा जो मन करके हम वो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। आप खुद देखिए कि आपको क्या चीज़ सूट करेगी, आप वही टाइम टेबल फॉलो करें, किसी और पे के टाइम टेबल को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मेरे साथ क्या होता था, हम ऐसा सोचते थे कि टाइम टेबल बनाने की क्या ही ज़रूरत है, मतलब कि हमें पढ़ना ही तो है। एक्चुअली हम सिर्फ स्टूडेंट ही तो हैं, कुछ और काम तो नहीं कर रहे हैं। जो एस्पिरेंट है हमें पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई करेंगे और क्या ही करेंगे। जो बेसिक नीड के काम होते हैं बस वो करना है और फिर पढ़ने बैठ जाना है। हाँ, अगर आप उस चीज़ की बात करें कि कब बायो पढ़ना है, कब फिजिक्स पढ़ना है, कब केमिस्ट्री पढ़ना है, तो हम ये भी बताएं कि हम इस तरह के भी इंसान नहीं है कि मैं एक दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हूँ। देखिए सबका अलग अलग होता है, मेरा तो ऐसे ही था कि हम एक दिन में या एक हफ्ते तक भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे। वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे साथ हो जाता था, क्योंकि मेरा ऐसा रहता था हम जो चीज़ चैप्टर उठाते थे फिर उसको शुरुआत से लेकर एंड
दिन तक ख़त्म करके ही उठते थे। उसके बाद मेरा मन नहीं करता था कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ने का। जैसे अगर हमने फिज़िक्स का एक चैप्टर उठाया है, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 1 हफ्ता भी कभी-कभी लग जाता था, तो हम सिर्फ फिज़िक्स ही पढ़ते रहते थे। जब तक कि हमें उस चैप्टर में पक्का नहीं हो जाता था, जब तक कि हमें सैटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता था, तो हम कई-कई दिनों तक सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पढ़ते रहते थे। जबकि अगर हम आपको बताएँ, ऐसा शायद नहीं करना चाहिए, बट मेरे लिए हमेशा से अच्छी चीज़ है और अभी तक भी है कि हम एक सब्जेक्ट में घुस जाते हैं तो घुस जाते हैं। जब तक कि हमें उसमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तब तक कि हम वही एक चैप्टर पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टेबल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब चलते-फिरते जब भी आपको मौका मिले ना, तभी पढ़ने लगो। जैसे मेरे साथ होता था, हम अपने घर से 7 किलोमीटर दूर कोचिंग जाते थे, तो टैक्सी से जाते थे, तो वहाँ पे हमें जब भी टाइम मिलता था तो हम मोबाइल में ही, क्योंकि बुक खोलना थोड़ा अच्छा नहीं होता था, कभी-कभी हम बुक से भी पढ़ लेते थे, लेकिन तभी होता था कि हम मोबाइल में क्वेश्चन सॉल्व करने लगते थे। हमें ऐसा लगता था पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तो क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं कॉन्संट्रेट होके। तो नीट प्रेप के, जैसे कि गूगल पे हमने डालते थे कोई भी क्वेश्चंस, तो मेनली नीट प्रेप के ऐसे एमसीक्यू आ जाते थे, तो उन्हीं के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। मतलब मेरा 7 किलोमीटर का जो रास्ता था वो क्वेश्चन सॉल्व करने में ही जाता था, उससे मेरा काफ़ी टाइम बच जाता था घर का, क्योंकि इसे तो पढ़ना ही होता था, तो पढ़ते थे। लेकिन हाँ, जब ये कि इंसान है सैचुरेट हो जाते हैं, तो जब सैचुरेट हो जाते थे तो थोड़ा बाहर रूम के निकल लिए, अपने घर वालों से मिल लिए, बच्चों के साथ खेल लिए, या फिर कुछ कभी मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते थे कभी भी। हमने टाइम टेबल नहीं बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम टाइम वेस्ट करते थे, हमने टाइम वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब मेरा मन करता था हम तभी पढ़ते थे। जैसे कभी-कभी ऐसा होता था मेरा मन नहीं करता, तो हम 1-2 दिन पढ़ते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। मतलब 2 दिन हो गया हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें बाद में रियलाइज़ होता था कि हमने 1 या 2 दिन नहीं पढ़ा है, इसका मतलब मेरी हज़ारों रैंक पीछे आ गई है। ऐसा है कि अगर आप 1 घंटा या फिर 1 दिन नहीं पढ़ेंगे, आपको बहुत पीछे कर देगा, क्योंकि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आगे निकल जाएँगे। तो ये चीज़ समझ में आ जाती थी 1-2 दिन के बाद, तो फिर पढ़ना शुरू कर देते थे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि आप रिवीजन कैसे करती थी, तो रिवीजन में क्या होता था कि जो हमने बताया ना कि जो फॉर्मूला शीट्स होती थी मेरी, जो सिली मिस्टेक्स वाली कॉपी बनाई हुई थी हमने, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस की अलग से कॉपी बनाई हुई थी, जो हमने एक अलग से कॉपी बनाई हुई थी जिसमें हम अलग से सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखते थे, यानी कि जो हमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिखता था, या फिर हमें ऐसा लगता था ये फिजिक्स का क्वेश्चन का एक अलग कॉन्सेप्ट है कि जो नोट्स में नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो थी, हम उसी को मेनली रिवाइज करते थे। और ये कि जब भी कोई एग्जाम या टेस्ट होता था, तो उससे पहले हम एक बार नोट ज़रूर देख लेते थे। सिर्फ चाहे जल्दी जल्दी पेज पलट के देख लो, लेकिन नोट ज़रूर देखना होता था। हम ये नहीं करते थे कि डायरेक्ट जाके हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। जैसे रिवीजन करना होता था, तो एक चैप्टर उठाया, उसके जल्दी जल्दी नोट्स देखे, उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चंस लगा लिए, हर कॉन्सेप्ट के 2-2 3-3 क्वेश्चन करके 10-15 क्वेश्चन एक चैप्टर में इस तरह से लगा लिए एग्जाम से पहले। कुछ बच्चे कह रहे थे कि जब वो आगे का रिवीजन करते हैं तो वो पीछे का भूल जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने एक बार कोई अच्छी सी चीज़ पढ़ी है, तो अगर आप आगे का पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप पीछे का बिल्कुल भूल जाएंगे। हो सकता है आप 80% भूल गए हों, मतलब 80% याद हो, 20% भूल गए, हो सकता है 50% भूल गए हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भूल जाएंगे। जब आप दोबारा वो चीज़ पढ़ेंगे ना, तो आपको रिमाइंड हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपने एक चीज़ अभी पढ़ी और उसको कई महीनों बाद फिर से पढ़ें, तो वो काफ़ी ब्लर होने लगती हैं चीज़ें। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि उसको 2 से 3 महीने में फिर से वो चीज़ पढ़ लेनी चाहिए, या फिर अगर आप बहुत रिपीटेड रिविजन करने वाले हैं, तो 1 हफ्ते बाद उस चैप्टर को पढ़ लेना चाहिए। चाहे बहुत अच्छे से ना पढ़े, लेकिन एक बार पेज ज़रूर पलट लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ आगे का पढ़ा तो आप पीछे का भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और जब आप एग्जाम में जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको चीज़ें याद आ जाती हैं। करें टेस्ट की, तो शुरुआत में तो हम कम टेस्ट सॉल्व करते थे, क्योंकि जैसे कि अगर हमें जब फर्स्ट ड्रॉप में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो हम मंथली टेस्ट करते थे। हमारे कोचिंग में मंथली जीटी टेस्ट होते थे, वो भी माइनर टेस्ट होते थे। ज़रूरी नहीं था कि वो पूरा ग्रैंड टेस्ट हो, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहता था, तो कुछ कुछ यूनिट्स आती थी, तो मंथली इस तरह से टेस्ट होते थे। फिर लास्ट के 3 महीने में वीकली टेस्ट होते थे। ग्रैंड टेस्ट वीकली लास्ट के 3 महीनों में होते थे। उसके बाद अगर लास्ट महीने में आए, तो अल्टरनेट डेज पे टेस्ट होते थे। तो इस तरह से था कि शुरुआत के महीनों में मंथली, उसके बाद वीकली, उसके बाद लास्ट महीने में अल्टरनेट डेज पे, और 2 हफ्ते पहले रेगुलर टेस्ट देते थे। और हमने, अगर हम बताएँ तो अपनी कोचिंग की बात करते हैं, इसके अलावा हमने अलग से भी नीट टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी। जैसे कि हमें लगता था कि टेस्ट सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ टेस्ट ही करते रहते हैं, अपने नोट्स रिवाइज़ नहीं करते हैं। जैसे ऐसे नहीं करना है, नोट्स भी रिवाइज़ करना है और टेस्ट सीरीज़ भी रिवाइज़ करनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स भी और क्वेश्चंस भी। तो हम क्या करते थे, हमने 1-2 जगह की और नीट टेस्ट सीरीज़ ली हुई थी, जैसे कि एक मेरी कोचिंग की थी, इसके अलावा एक न्यू लाइट की आती है, वो भी हमने ले रखी थी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़। इसके अलावा हमने फिज़िक्स वाला की भी टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी। इसके अलावा जो फ्री में आकाश और एलन की ऐसे नेट पे टेस्ट पड़े रहते हैं, वो भी सॉल्व करते थे। मतलब हमने कई टेस्ट सॉल्व करते थे। लास्ट के महीने में हम रोज़ टेस्ट कर ही लेते थे, और लास्ट के वीक में अगर देखा जाए, तो एक दिन में 2 भी टेस्ट सॉल्व करते थे। तो कई टेस्ट सीरीज़ थी, तो अलग अलग उन लोगों के टेस्ट होते रहते थे, तो वो सॉल्व करते रहते थे। लेकिन याद रखना है कि लास्ट के मंथ में रोज़ टेस्ट सॉल्व करना ही करना है, और लास्ट के वीक में 2 टेस्ट ज़रूर रोज़ सॉल्व करना है। लेकिन हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे, जब नीट का एग्ज़ाम हो, तो उससे 1 या 2 दिन पहले टेस्ट नहीं करना है। मतलब मेरा ऐसा था कि हमने लास्ट के 2 दिन पहले टेस्ट नहीं दिया था। मतलब इससे क्या होता है कि अगर कोई चीज़ क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपको लगता है अरे कल तो एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, क्या होगा, अब तो हम गए, अब तो मेरे नहीं क्वेश्चन बने। लेकिन ऐसा नहीं करना है। लास्ट के 2 दिन कोशिश करें कि रिवीजन पर ध्यान दें, अपने नोट्स रिवाइज़ करें, सब कुछ रिवाइज़ कर लें, एक बार नज़र सब पर मार कर ही जाएँ, ठीक है। टेस्ट नहीं देना है एक दिन, अगर आप चाहते हैं आपको देना है एक दिन पहले टेस्ट, तो आप बेशक दें, लेकिन मेरा ऐसा था कि हम टेस्ट नहीं देते थे, हम उस टाइम पे रिवीजन करते थे।
कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ऑफलाइन कोचिंग अच्छी होती है या ऑनलाइन। देखिए मेरे हिसाब से तो दोनों ही अच्छी होती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जैसे कि मेरे साथ क्या था, हम बहुत डिसिप्लिन वाले बच्चे नहीं हैं, तो हमें नहीं लगता था कि हम ऑनलाइन पढ़ पाते थे। आप डिसिप्लिन के साथ पंक्चुअल होकर पढ़ लो तो ऑनलाइन भी अच्छा है। मतलब ये डिपेंड करता है ना, अगर आप होम सीख हो, आपको घर में रहना पसंद है, आपको कंफर्टेबल माहौल में रहकर पढ़ना पसंद है, तो आप ऑनलाइन पढ़ो, वो अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपको लाइफ टू लाइफ अच्छा रहता है, तो ऑफलाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे पूछ रहे थे कि आप यूपी बोर्ड से हो, तो आपने हिंदी में प्रिपरेशन की या फिर इंग्लिश में। देखिए हम यूपी बोर्ड से ज़रूर थे, लेकिन हमने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी हमेशा, तो हमने प्रिपरेशन भी इंग्लिश मीडियम से ही करी है। लेकिन अगर आप मेरी बात मानो, मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि आप प्रिपरेशन इंग्लिश में ही करना। हम ये नहीं बोल रहे कि हिंदी गलत है, क्योंकि हम एमबीबीएस की सोच के बोल रहे हैं, क्योंकि एमबीबीएस में सिर्फ इंग्लिश ही है। क्योंकि हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, तो मेरे बैचमेट्स में भी 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ कर आए थे, जिनको अभी उनको बहुत दिक्कत होती है। तभी हम बोल रहे हैं, जैसे एमबीबीएस में सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश है और बिना इंग्लिश के आपका काम नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना होंगी, वो इंग्लिश में ही होती है। तो यही बोल रहे हैं कि अगर हो सके तो इंग्लिश में प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि अभी से आदत बनाओ, एमबीबीएस में आना है, इंग्लिश ही पढ़ना है। और कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। देखिए मुझे अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो प्लान बी बनाते हैं। हमसे बहुत लोगों ने पूछा कि आपका क्या प्लान बी है, अगर आपका नीट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। हमने कहा नो प्लान बी। कभी भी प्लान बी के बारे में नहीं सोचना है। अगर हम सच बताएं तो अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपने सोचा कि आप डॉक्टर बनेंगे, तो सिर्फ नीट पे ही फोकस करना है, कुछ और नहीं सोचना है। ठीक है, कोई प्लान बी नहीं बनाना है। आपको ये सोचना है हम अभी तैयारी कर रहे हैं और ये मेरा हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मुझे डीमोटिवेशन होता है, मैं क्या करूँ। देखो डीमोटिवेशन होता है, मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है जब टेस्ट में मार्क्स ना आए या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाए। जैसे मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ और सिर्फ चुपचाप आके बैठ जाऊँ। ठीक है, कोई भी डिफ़िकल्टी या भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अपने क्रिएटर पर हमेशा भरोसा रखो और अपने गोल पर फोकस करो। कभी भी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर तुमने सोचा है कि तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी और तुम्हें नीट के बाद भी बहुत पढ़ाई करनी है, तो तुम्हें पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा करनी है, हमेशा करनी। अगर डीमोटिवेट हो रहे हो या फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो थोड़ा सा रोक लो पढ़ाई को। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो रहा है और तुम सैचुरेट हो गए तभी पढ़ते जा रहे हो। देखो ऐसे हमें लगता है पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, कि अगर तुम्हारा दिमाग कहीं और हो तभी तुम पढ़ाई करो। हम वहाँ पे पढ़ाई रोक देते थे, मेरे साथ कई बार ऐसा होता था। हम कुछ घंटे के लिए पढ़ाई को रोक देते थे, हम पढ़ाई नहीं करते थे। उसके अलावा हम कुछ और काम करते थे, जैसे तुम घर वालों से बात कर लो, अपने माँ बाप के पास चले जाओ, उनसे बहुत ही अच्छी सीख मिलती है, दिल खुश हो जाता है। उनसे बैठ के बहुत डीपली जाकर बात कर लो, या फिर बच्चों के साथ खेल लो, या फिर तुमको जो पसंद है तुम वो कर लो। जब भी तुम डिमोटिवेट हो तो हमेशा ये सोचना कि तुमने ये क्यों फैसला लिया था, तुमने क्यों सोचा था कि तुम डॉक्टर बनोगे। देखो ड्रीम तुमने देखा था तो तुम ही इसको पूरा करोगे ना। तो कभी भी डिमोटिवेट मत होना, हमेशा ये सोचना अगर मैंने सपना देखा है तो मैं इसको पूरा ही करूँगा। कभी भी प्लान बी मत बनाना प्लीज़। प्लान बी बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम प्रेजेंट टाइम में, अगर तुम 2026 का नीट देने जा रहे हो, तुम ये सोचो कि तुम नीट ही सिर्फ करोगे और तुम सिर्फ इसी को ही निकालोगे। सिर्फ नीट ही करना हो, तुम्हें सिर्फ एमबीबीएस करना है, कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये मत सोचना कि अभी टाइम कम है, मैं अभी करूँगा तो वो पाएगा कि नहीं आएगा। देखो अभी बहुत टाइम है, अगर तुम सच में करना चाहते हो ना, तुम आराम से भी कर सकते होगे। टाइम की कमी नहीं है, बस तुम पढ़ाई करना शुरू करो और कुछ मत सोचो। हमेशा पॉजिटिव रहना। मतलब हम क्या करते थे, जब हम डिमोटिवेटेड होते थे तो हम ओवर थिंकिंग करते थे। ओवर थिंकिंग लेकिन अच्छी वाली, पॉजिटिव वे में। जैसे कि हम सोचते थे अभी मेरा नीट हो जाएगा, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम कॉलेज जाएंगे, मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जो कि पहले अच्छी बातें नहीं करते थे, वो भी हम मेरी तारीफ़ करेंगे। और हम यहाँ पर आएंगे, हम एमबीबीएस की बुक्स पढ़ेंगे, हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे दोस्त बनाएंगे। वो जो हम इमेजिन करते थे ना, वो भी हम रियल लाइफ में जी रहे हैं। अगर वो सच बताए ना, उस टाइम पे हम इमेजिन करते थे, हमें बहुत अच्छा फील होता था, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। और जब तुम्हारे साथ होगा ना, तो जब तुम फील करोगे और फिर उस लाइफ को जियोगे ना, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखो, थोड़ा इमेजिन करो अच्छी अच्छी चीज़ें और फिर यहाँ तक आओ और तुमको वो चीज़ें मिलेंगी और वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रही है मेरी स्ट्रैटेजी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी और आप किस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छे से पढ़ते रहो। कुछ और मत सोचना, बस ये सोचना है कि हो जाएगा। अगर तुम आए हो पढ़ने तो सिर्फ तुम्हें पढ़ाई करनी है और तुम्हारा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। बी पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट, बाय।